हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी स्किल। ये माइक्रो टीचिंग की जो प्रैक्टिस होती है उस प्रैक्टिस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और इसको हम एक तरह से पहली स्किल मानते हैं। और ये जो इंट्रोडक्टरी स्किल या प्रस्तावना कौशल है, ये प्रस्तावना कौशल टीचर कक्षा में पढ़ाने से पहले प्रयोग करता है। ठीक है, फिर सुन लीजिए ध्यान से। हमने क्या कहा? प्रस्तावना कौशल का प्रयोग कक्षा में पढ़ाने से पहले किया जाता है। तो पढ़ाने से पहले का सेंस क्या है? पढ़ाने से पहले का सेंस ये नहीं है कि हम क्लास में जाने से पहले इस स्किल का प्रयोग करेंगे। हम क्लास में जाके जब हमें अपना चैप्टर शुरू करना होता है, अपना टॉपिक पढ़ाना होता है, तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करना पड़ता है। और उसके लिए ही हम इंट्रोडक्टरी स्किल या प्रस्तावना कौशल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को एक तरह से हाइलाइट्स के रूप में भी देख सकते हो। आपने देखा होगा जब कोई मूवी रिलीज होने वाली होती है तो रिलीज के पहले ही उसके कुछ क्लिप्स यूट्यूब पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ये क्लिप है बेटा, जो ये यूट्यूब पे क्लिप्स आ जाते हैं, ये भी सिर्फ आपको उस मूवी को देखने के लिए मोटिवेट करने के लिए होते हैं। ठीक उसी तरह से क्लास में जब टीचर कोई चैप्टर पढ़ाना होता है, किसी टॉपिक को पढ़ाना होता है, तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले बच्चे को उस टॉपिक से पढ़ने के लिए तैयार करना पड़ता है। ठीक है, और इस तैयारी के लिए जो स्किल यूज करते हैं उसी को हम प्रस्तावना कौशल या इंट्रोडक्टरी स्किल कहते हैं। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्टरी स्किल में हम करते क्या है, इसकी मीनिंग अगर देखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी स्किल्स आर प्री टीचिंग स्किल्स which is used to correlate the students' prior knowledge with the learning knowledge being taught। यानी प्रस्तावना कौशल, जो प्रस्तावना कौशल है, प्रस्तावना कौशल कौन सा कौशल है? प्रस्तावना कौशल पढ़ाने के पूर्व का कौशल है, यानी अध्यापन से पहले का कौशल है। और इस कौशल में क्या करते हैं? ये कौशल क्या करता है? ये कौशल पुराने ज्ञान, बच्चों के पूर्व ज्ञान और जिस ज्ञान को आज हम सिखाने वाले हैं उसको कोरिलेट करने का, उसको लिंक करने का, उसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो प्रस्तावना कौशल का प्रयोग हम क्यों करें? प्रस्तावना कौशल का प्रयोग हम इसलिए करें ताकि बच्चा आज के टॉपिक को पढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए, जिससे हम उसको जो कुछ भी सिखाएं वो सीख जाए। ठीक है, तो इस बेटा इस पूरी पूरी स्किल में हम एक्चुअल करते क्या है? इस पूरी स्किल में हम क्या करते हैं? हम जब क्लास में जाते हैं, जाने के बाद बच्चों से 3 से 5 प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। ठीक है, वैसे तो प्रस्तावना कौशल के लिए हम प्रश्नों का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम स्टेटमेंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम प्रीवियस क्लास में जो जो चीजें पढ़ाई थी हम उसकी चर्चा कर दें, तब भी प्रस्तावना कौशल का काम हो जाएगा। लेकिन सामान्य रूप से जो प्रस्तावना कौशल या इंट्रोडक्टरी स्किल में बहुत ही कैपेबल नहीं है, उनके लिए तरीका यही है कि वो जब क्लास में जाएं तो पूर्व ज्ञान से संबंधित बच्चों से 3 से 5 प्रश्नों को पूछें। ध्यान सुन लो, 3 से 5 प्रश्न हमें क्लास में पूछने चाहिए। ठीक है, और ये प्रश्न कैसे पूछे होने चाहिए? इस प्रश्न को पूछने का तरीका कुछ इस तरह का होता है कि ये सारे प्रश्न बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़े होंगे। यानी जैसे अगर आपने आपको आज क्लास में बच्चों को अगर थर्मामीटर पढ़ाना है, तो बच्चे पहले से डॉक्टरी थर्मामीटर को जानते होंगे क्योंकि उनको फीवर कभी ना कभी आया ही होगा। और डॉक्टर ने या घर में मम्मी ने, पापा ने उनका टेम्परेचर मेजर जरूर किया होगा। तो डॉक्टरी थर्मामीटर क्या हो गया? उनका पूर्व ज्ञान हो गया। बच्चे टेम्परेचर से भी परिचित होंगे, उनको ठंड लगती है, उनको गर्मी लगती है, तो वो जानते हैं कि टेम्परेचर कितनी डिग्री बढ़ गया या कितनी डिग्री घट गया, वो इसको भी पहले से जानते हैं। तो इनका पूर्व ज्ञान हो गया। ठीक है, जैसे मान लो क्लास 7th में हम या क्लास क्लास 8th में हम कोशिका पढ़ाने जा रहे हैं, सेल पढ़ाने जा रहे हैं। तो सेल पढ़ाने अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चे को छोटी और बड़ी चीजों का ज्ञान होगा,
वो इकाई का ज्ञान होगा। अगर हम किसी बिल्डिंग की बात करें तो जानते होंगे कि बिल्डिंग कैसे बनती है, बिल्डिंग ईंट से बनती है, ठीक है। या कोई पदार्थ, मैटर का उनको नॉलेज होगा, कोई पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, ये सारी चीजें जानकारी उनको पहले से होगी। हम इससे कोशिका को कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इंट्रोडक्टरी स्किल में बच्चों से हम जो भी प्रश्न पूछेंगे वो प्रश्न कैसे होंगे, वो प्रश्न उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित होंगे, ठीक है। दूसरा इसमें क्या हमें ध्यान देना है प्रश्न पूछते समय, प्रश्न बनाते समय। दूसरा हमें ध्यान ये देना है कि जब हम प्रश्न बनाएं, प्रश्नों का निर्माण करें, तो प्रश्नों का निर्माण करते समय हमें एक चीज का ध्यान देना है, जो विशेष इसमें ध्यान देना है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, दिमाग में अच्छे से बैठा लो, कि पहले प्रश्न का जो आंसर होगा उसी आंसर से दूसरा प्रश्न बनेगा, ठीक है। और जो दूसरे प्रश्न का आंसर होगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, और जो तीसरे प्रश्न का आंसर होगा वो आपके टॉपिक का नाम होगा। तीसरे प्रश्न का मतलब अंतिम प्रश्न जो आप पूछोगे, उस अंतिम प्रश्न को कुछ इस तरह से सेट करके पूछोगे कि वो आपके टॉपिक का नाम उसमें निकलकर बच्चे के मन से आ जाए। फिर सुन लो, प्रश्न की सेटिंग कैसे होती है। सारे प्रश्न पूर्व ज्ञान से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न हम इस तरह से पूछते हैं कि उसका जो उत्तर आए उसी उत्तर से दूसरा प्रश्न बन जाए, दूसरे प्रश्न के उत्तर से तीसरा प्रश्न बन जाए, और जो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो वही आपके टॉपिक का नाम हो जाए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी नई चीज पढ़ाते हैं जो जिसके बारे में बच्चा पहले से कभी नहीं सुना हो। जैसे मान लो आप क्लास 6 में एटम पढ़ाने गए, तो बच्चा एटम को कभी नहीं जानता, ठीक है। आप कोई प्रिंसिपल पढ़ाने जाओ, मान लो उबाउ प्रिंसिपल या फेराडेज लॉ या कुछ इस तरह की साइंस की चीजें, या कुछ मैथमेटिक्स में आप क्लास 7th 8th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जाओ, तो उस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड या उससे रिलेटेड चीजों को नहीं जानते, लेकिन फिर भी उससे रिलेटेड उनके पास पूर्व ज्ञान होता है। जैसे अगर हम एटम की बात करें, तो वो मैटर को जानते हैं, मैटर के छोटे पार्टिकल को जानते हैं, उसके छोटे पार्ट को जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मान लो ओबाउ प्रिंसिपल की बात करेंगे, तो बच्चा पहले से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जानता होगा, ठीक। तो इसमें होता यह है बेटा कि क्वेश्चंस तो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि बच्चे के को उस इलाके का या उस एरिया का नॉलेज हो। जैसे मान लो अगर हम ओबाव प्रिंसिपल पढ़ाने जा रहे हैं, तो ओबाव प्रिंसिपल में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की बात हो रही है। केएलएमएन कोर्स के जो शेल्स हैं, सब सेल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो ओबाव प्रिंसिपल नहीं जानते, लेकिन वो कम से कम इलेक्ट्रॉनों को तो जानते होंगे, ठीक है। प्रोटॉनों को जानते होंगे, न्यूक्लियस से परिचित होंगे। तो हम जो क्वेश्चन बनाएंगे वो इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 2 8 8 18 वाला, वो उससे केएलएमएन को सेल वाला है, उससे वो परिचित होंगे पहले से, क्योंकि ये सब पहली कक्षा में पढ़ा चुके होंगे। तो उपभाव प्रिंसिपल पढ़ाने के लिए हमें इन सारी चीजों को हम पूर्व ज्ञान के रूप में, प्रश्नों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी सावधानी यहाँ पे क्या होती है, मान लिया कोई ऐसे कठिन टॉपिक को पढ़ा रहे हो जिस टॉपिक का नाम बच्चा नहीं ले पा रहा है, तो कुछ इस तरह से सेट क्वेश्चन करते हैं कि अंतिम में हम उस टॉपिक के बारे में पूछें और बच्चा नहीं बता पा रहा है, तो वहां पे क्या लिख देते हैं आंसर में, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन या समस्यात्मक। क्या लिख देंगे, समस्यात्मक या प्रॉब्लमेटिक, ये वर्ड हम लिख देते हैं। ये अभी चीजें सारी बताएंगे बाद में। अभी सिर्फ यहाँ इतना समझ लो कि हमें इंट्रोडक्टरी स्किल में 3 से 5 ऐसे प्रश्न बनाने हैं जो सारे प्रश्न आपस में जुड़े होंगे, सारे प्रश्न पहले वाले उत्तर से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और इस तरह से कनेक्टेड होते होते हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। अभी सिर्फ इतनी बात आपको जाननी है। तो अभी आपने क्या जाना, सिर्फ आपने इतना जाना कि इंट्रोडक्टरी स्किल में हमें 3 से 5 प्रश्नों का निर्माण करना है। और वो प्रश्न कैसे होंगे, वो प्रश्न सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, सारे प्रश्न बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से होंगे। हमें हमें जो आज पढ़ाना है
या जो हम कल पढ़ा चुके हैं, वो जो कल पढ़ा चुके हैं और जो आज पढ़ाना है, तो उसके बीच के प्रश्नों का हम निर्माण करेंगे। यानी क्वेश्चन सारे बच्चों के पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होंगे। ठीक है? ये तो बेटा प्रस्तावना कौशल की हमने एक आपको बात बताई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स की। ठीक है? प्रस्तावना कौशल के जब हम प्रश्न बनाना शुरू करते हैं, तो उन प्रश्नों को बनाने के लिए हमें किन-किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है। और जब प्रस्तावना कौशल के प्रश्नों को बना जब प्रस्तावना कौशल की हम प्रैक्टिस करते हैं, तो एज ए सुपरवाइजर या एज ए पीयर या पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर के रूप में हम यही देखते हैं कि क्या जब टीचर पढ़ा रहा है, टीचर प्रश्न पूछ रहा है, तो ये कंपोनेंट्स को वो पूरा कर रहा है कि नहीं, इन घटकों को पूरा कर रहा है कि नहीं। यानी प्रश्नों में या प्रश्नों को पूछते समय ये सारी क्वालिटी जो कंपोनेंट्स की है आनी चाहिए। टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं। अभी इन कंपोनेंट्स को मैं केवल पढ़ूंगा, इसकी डिटेल फॉर्मेटिंग के बाद समझाएंगे। ठीक है? तो कंपोनेंट से कौन-कौन से हैं? पहला कंपोनेंट है बेटा प्रश्नों और कथनों का पूर्व ज्ञान से संबंध। क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज। यानी क्लास में हम जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं या जो भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं, वो बच्चों के पूर्व ज्ञान से ही जुड़ा होना चाहिए। ऐसा प्रश्न हम यहाँ नहीं पूछ सकते जिस प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं जानते हैं या हमने उनको अभी नहीं पढ़ाया है। ठीक है? तो प्रश्नों के लिए ये पहला कंपोनेंट आपको पूरा करना पड़ेगा। प्रश्नों का निर्माण ऐसे करो कि प्रश्न बच्चों के पूर्व ज्ञान या ऐसे प्रश्नों को हम पूछना है जो बच्चे जिसका आंसर पहले से उनको पता होगा, हम ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है? दूसरा, रिलेशन ऑफ क्वेश्चंस स्टेटमेंट फ्रॉम करेंट टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव। वर्तमान विषय और उद्देश्य से प्रश्नों कथनों का संबंध है। अब ऐसा नहीं कि हम कोई भी प्रश्न पूछ लें। हम जो प्रश्न पूछें या जो भी स्टेटमेंट हम क्लास में कहें या क्लास में जो भी बात हम कर रहे हैं, उन बातों या प्रश्नों का संबंध किससे होना चाहिए? जिस विषय को आज हम पढ़ाने वाले हैं, जो हमारा आज का करंट टॉपिक है, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों से, या आज हम क्लास में जिस उद्देश्य को लेकर क्लास में आए, जैसे मान लो हमारा उद्देश्य है कि आज हम क्लास में बच्चों को प्रकाश पढ़ाएंगे या लाइट पढ़ाएंगे, हम या मान लो हम स्फेरिकल मिरर पढ़ाने वाले हैं, तो हमारे जो प्रश्न हो बेटा वो कुछ इस तरह के हों कि वो प्रश्न स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड या मिरर से रिलेटेड जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है उससे ही जुड़ा होना चाहिए। हम लाइट पढ़ाने वाले हैं, हम स्फेरिकल मिरर पढ़ाने वाले हैं, तो हमारा हमारे प्रश्नों में हीट या वाटर या पीरियोडिक टेबल के प्रश्न नहीं होने चाहिए। ठीक है? ये 2 कंपोनेंट आपके स्क्रीन पे बड़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम क्वेश्चन बनाएँ, जब प्रश्न बनाएँ, तो पहला ध्यान क्या देना है कि सारा प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। सारे क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज से रिलेट होनी चाहिए। दूसरा, जो भी हम प्रश्न बनाएँ या जो भी हम बात कहें, वे सारी बातें आज हम जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, वो उससे रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है? ये 2 चीज़ों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें ये 2 काम हमारे इसमें होने चाहिए। ठीक? अब हम बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की। ये 2 कंपोनेंट्स हो गए, टोटल 8 कंपोनेंट हैं कम इसमें माइक्रो टीचिंग स्किल के। अब जो दूसरा तीसरा कंपोनेंट है वो क्या है? चेन इन आइडिया एंड स्टेटमेंट। जो हम विचार कह रहे हैं, जो हम बात कह रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं या जो हम स्टेटमेंट कर रहे हैं या जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उन क्वेश्चंस में एक चेन होनी चाहिए, एक श्रृंखला होनी चाहिए। इसी श्रृंखला की बात मैंने बताया था कि जब हम प्रश्नों का निर्माण करें तो ऐसे करें कि एक प्रश्न से के उत्तर से ही दूसरा प्रश्न बनाएं। जैसे हम आपको एग्जांपल ले, जैसे बच्चे ने आपसे आपने पूछा भूख लगने पर आप क्या करते हैं? तो बच्चे ने कहा कि हम भोजन करते हैं। ठीक है? तो पहले पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? भोजन करना। अब आप दूसरा प्रश्न क्या पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं, भोजन में से हमें कौन-कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? यानी भोजन से हमें कौन-कौन से न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं? अब बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने कहा बताया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स कुछ भी बताया, बता दिया। अब अगला क्वेश्चन आपने पूछ लिया कुछ विटामिनों के नाम बताइए। तो बच्चे ने कहा
विटामिन ए, बी, सी, डी, के बता दिया। अगला क्वेश्चन आपने बनाया, विटामिन ए से आप क्या समझते हैं? ठीक है, विटामिन ए बच्चा कभी नहीं पढ़ा है, तो विटामिन ए के बारे में नहीं बता पाएगा, तो क्या हो गया? उसका उत्तर आप क्या लिख देंगे? समस्यात्मक। बस, एक सिस्टम बन गया, इसी कहते हैं चेन। ठीक है ना? इसी चेन को हम बताने का प्रयास किया। हमने एक विटामिन ए मुझे क्लास में पढ़ाना है, तो उसके लिए प्रस्तावना के प्रश्न हम कैसे बनाएँगे? हमने आपको एक एग्ज़ाम्पल देख के बताया कि देखो हमारी सारी बातों में एक चेन दिखाई पड़ रही है। पहला प्रश्न हमने क्या पूछा? भूख लगने पे क्या करोगे? बच्चे ने बताया खाना खाएँगे। तो फिर हमने पूछ लिया कि खाने में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो क्या हुआ? देखो चेन बनी ना, भूख से आया खान भोजन, भोजन से आया पोषक तत्व से निकल के आया जो न्यूट्रिएंट हमारे 5-6 हैं वो निकल के आए और वो न्यूट्रिएंट से हमने विटामिन्स को पकड़ा और फिर विटामिन से हमने विटामिन ए को हमने कैच कर लिया। ये पूरी-पूरी एक चेन बन गई, तो हम जब भी क्वेश्चन पूछें, तो प्रश्नों में इस तरह की चेन दिखाई पड़नी चाहिए। तभी बच्चों का ये इंट्रोडक्टरी स्किल कंप्लीट होगा, ठीक है? दूसरा, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग एड। अगर मान लो कभी आपको आवश्यकता पड़े, तो आप कोई टीचिंग एड भी यूज़ कर सकते हो। टीचिंग एड का मतलब हम कोई चार्ट पेपर दिखा के भी हम प्रस्तावना कौशल कर सकते हैं। हम मान लो अगर हमें क्यूब पढ़ाना है क्लास में, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं या क्यूबॉइड पढ़ाना है, ठीक है? घनाभ या घन पढ़ाना है, तो हमने क्या किया? हमने एक पुस्तक हाथ में उठा ली या हमने डस्टर हाथ में लिया है, हमने डस्टर को दिखा के बच्चों से पूछा, "ये क्या है?" तो बच्चे ने कहा, "ये डस्टर है।" ठीक है? तो ये हमने क्या किया? हमने एक टीचिंग एड इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया या हमने ब्लैक बोर्ड पे हमने कोई लाइन खींच दी या हमने कोई स्ट्रक्चर बना दिया और बच्चों से पूछ लिया किसका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या दिया है, ऐसे करके भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि आप उपयुक्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग भी चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करने की आवश्यकता है, अगर नहीं आवश्यकता है तो कोई बात नहीं। तो ये इसका मतलब हुआ कि यूज एप्रोप्रिएट टीचिंग एड उपयुक्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग यानी जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना ये चलो एक हम इंट्रोडक्टरी स्किल के प्रश्न और आपको बना दे जैसे आपने क्लास में को क्यूबैड पढ़ाना है और आपने क्या किया आपने एक डस्टर हाथ में लिया बच्चों से पूछा ये क्या है बच्चों ने बताया डस्टर तो आपने पूछा ये डस्टर की आकृति कैसी है तो बच्चे ने क्या बताया या इस डस्टर की आकृति कैसी है? तो बच्चे ने कहा ये जो है ये जो है रेक्टेंगल इसका इसका शेप है, ठीक है? तो आपने पूछा इसमें ये कौन-कौन से कोर हैं? बच्चे ने बताया ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। तो लेंथ, विड्थ और हाइट वाले रेक्टेंगुलर सरफेस को क्या कहते हैं? तो बच्चे को अगर बच्चा पहले से क्यूबॉइड पढ़ा हुआ है तो कह देगा क्यूबॉइड या घनाभ कहते हैं और अगर नहीं पढ़ा होगा तो वहीं पे चुप हो जाएगा, तो समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। ठीक है? तो हमने आपको 2 एग्ज़ाम्पल भी दे दिया। एक न्यूट्रिएंट का एग्ज़ाम्पल दे दिया बायो वालों के लिए और मैथमेटिक्स वालों के लिए हमने एक घनाभ या क्यूबॉइड का एग्ज़ाम्पल दे दिया। बेटा ये 4 कंपोनेंट हो गए, जिसको हमें पूरा करना चाहिए क्वेश्चन बनाते समय। 5वां कंपोनेंट क्या है देखो, एप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर टर्म एक्सटेंशन यानी उचित और समुचित अवधि विस्तार। तो ये अवधि विस्तार का मतलब क्या है? अभी जब मैं आगे भी आपको बताया हमने जब माइक्रो टीचिंग आपको प्रीवियस ईयर में बताई थी या प्रीवियस क्लास में बताई थी, तो मैंने बताया था कि जो माइक्रो टीचिंग स्किल होती है वो 6 मिनट में हमें पूरी करनी है। ठीक है? तो 6 मिनट में पूरी करनी है, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो 3 प्रश्न या 4 प्रश्न या 5 प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको हम क्लास में इस तरह से पूछें कि प्रश्न अच्छे से बच्चों तक सर्कुलेट हो जाए, बच्चे प्रॉपरली उसका आंसर दे दें और हमें सारा काम 6 मिनट में कंप्लीट कर लें। उसको हम क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर टर्म एक्सटेंशन। जैसे मान लो कि हमें प्रश्न पूछना है, तो प्रश्न कैसे क्लास में पूछेंगे? हम बच्चों से कहेंगे, हम या मैं आपसे कुछ प्रश्न करूँगा, जिसको इसका उत्तर आता होगा, वो अपना हैंड्स रेज़ करेगा या हाथ उठाएगा। अब हमने पहला प्रश्न पूछा अब देखो प्रश्न मैं कैसे पूछता हूँ, सुनना ध्यान से। हमने पहला प्रश्न पूछा, भूख लगने पर आप सब क्या करते हो? आंसर आया किसी बच्चे ने हाथ उठाया मान लो। तो हमने कहा, "हाँ बेटा बताओ।" तो बच्चे ने बताया, "भोजन करते हैं।" तो मैंने कहा, "ठीक।"
फिर हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसका आंसर कौन बताएगा? फिर हमने क्लास में चारों तरफ देखा, फिर किसी बच्चे ने हाथ उठाया, फिर हमने उससे पूछा, तो उसने आंसर दिया। तो फिर हमने क्या कहा? हमने कहा, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। तो इस तरह से बेटा जो हम क्लास में हम बोलते हैं, तो इस बोलने को ही हम कहते हैं उचित एवं समुचित अवधि विस्तार। ठीक है? अगला जो कंपोनेंट इसका है बेटा वो है स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड अटेंशन। यानी जो आप क्लास में क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, उस क्वेश्चन आंसर में स्टूडेंट आप पर ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपकी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप उसको उबा रहे हो, आपकी बात ध्यान से नहीं सुन रहा। आपने कई बार देखा होगा अभी क्लास में कि टीचर क्लास में पढ़ाता है और बच्चे का इंटरेस्ट और बच्चे का अटेंशन टीचर की तरफ नहीं होता है, वो अपनी दुनिया में खोया होता है। तो ऐसा क्लास में अगर आपको हो रहा है तो इसका मतलब आप पढ़ा नहीं पा रहे हो, यानी आपकी बातों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी या आपकी क्लास की एक्टिविटी से बच्चे खुश नहीं है। तो इसको भी हमें देखना पड़ता है कि आप जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो बच्चे उसको सुनने में रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना? तो हमें इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। और जो अगला इसमें बेटा है वो है, अगला कंपोनेंट है वो है कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट मोटिवेशन या छात्र की प्रेरणा की क्षमता। आपने मोटिवेशन आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, आप जानते भी हो कि मोटिवेशन कितने टाइप्स के होते हैं, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव मोटिवेशन। तो क्लास में जब बच्चों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, जब बच्चों से आप पढ़ा रहे हो, तो बच्चे आपसे मोटिवेट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? क्या आप बच्चों को मोटिवेट करने में सक्षम हो कि नहीं? आपकी बातचीत, आपका उत्साह, आपका क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछना, प्रेजेंटेशन आपका बच्चों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं? उनको मोटिवेट कर रहा है कि नहीं? हमें इस बात का भी पता दे लगाना पड़ेगा। अगर कर रहा है तो इस पे आपको मार्क मिलेगा, नहीं कर रहा है तो मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है? अंतिम इसमें बेटा एंथुसियाज्म एंड अल्टरनेस इन प्यूपिल टीचर। प्यूपिल टीचर का मतलब होता है आप, छात्राध्यापक। आपके अंदर उत्साह है कि नहीं? आप प्रश्नों के लिए सतर्क हैं कि नहीं? आप क्लास में कितने प्रिपेयर्ड और कितने तैयार हैं, कितने एनर्जाइज हैं, कितने इंथुजियाज्म से भरे हुए हैं, कितने उत्साह उत्साह के साथ आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, कितने उत्साह के साथ आप बोल रहे हैं, इसका मूल्यांकन। तो ये सारे बेटा 8 कंपोनेंट हैं, जिन कंपोनेंट्स का हम इवैल्यूएशन यहाँ पे करते हैं। जब आप प्रश्न पूछोगे, जब आप पढ़ाओगे, जब आप टीचर के रोल में होगे, तो आप जब क्वेश्चंस पूछोगे, तो जो ऑब्जर्वर है या जो आपको आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो यही देखेगा कि आप जब प्रश्न पूछ रहे हो, तो आपके प्रश्नों में या आपके प्रेजेंटेशन में ये 8 कंपोनेंट पूरे हो रहे हैं कि नहीं पूरे हो रहे हैं। ठीक है ना? इसका मूल्यांकन, ये पूरे हो रहे कि नहीं पूरे हो रहे हैं, इसका मूल्यांकन करना ही माइक्रो टीचिंग में ऑब्जर्वर का वर्क है। ठीक है? तो हम इन्हीं कंपोनेंट्स को पूरा करेंगे जब हम लेसन प्लान बना के पढ़ाएंगे। अब बेटा बात आती है कि माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान को की का फॉर्मेट क्या है, उसका प्रारूप क्या है, हम लेसन प्लान कैसे बनाएं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए देखो आपकी स्क्रीन पे स्लाइड शो हो रही है, स्लाइड शो में सारी चीजें आपको लिखी हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, कॉपी के ऊपर हम एक हेडिंग डालेंगे और हेडिंग क्या डालेंगे, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान नंबर 1, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 1। ठीक है, इसको हम डाल लेंगे। और जैसे मान लो अगला प्लान आएगा तो क्या हो जाएगा, पाठ योजना नंबर 2, पाठ योजना नंबर 3, ऐसे करते करते टोटल आपको 10 प्लान बनाने हैं। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या होगा, अपनी कॉपी को 2 पार्ट में बांट लोगे। आपकी कॉपी में 2 इंड होगा, एक लेफ्ट का इंड होगा, एक राइट का इंड होगा। तो देखो लेफ्ट के इंड में क्या लिखोगे, पहले लाइन में, पहले लाइन में लिखोगे डेट। जिस दिन आप टीचिंग करोगे माइक्रो टीचिंग, उस दिन का इसमें डेट डाल दोगे। टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन बेटा हमेशा 6 मिनट्स का होगा। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूं, टाइम ड्यूरेशन कितने टाइम का होगा, 6 मिनट्स। तो जब आप लेसन प्लान पढ़ाओगे, वो लेसन प्लान 6 मिनट का ही होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान देंगे आप कि टाइम ड्यूरेशन कितने मिनट का हो गया, 6 मिनट। आप यहाँ लिख लेंगे टाइम ड्यूरेशन 6 मिनट्स। फिर क्लास, आप प्लान किस क्लास के लिए बना रहे हो, किस क्लास की पढ़ाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, ये आपकी चॉइस है। आप क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक के किसी भी क्लास को चूज कर सकते हो। पीरियड,
पीरियड का मतलब हुआ आपकी कौन सी घंटी है, यानी सबसे पहला नंबर आपका पढ़ाने के लिए है तो पीरियड 1 हो गया, दूसरा नंबर है तो पीरियड 3, तीसरा नंबर है तो 4, चौथा नंबर है तो 5, पांचवा नंबर है तो 6। जिस नंबर पे आप प्रेजेंट करोगे चीजों को वो पीरियड का नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पीरियड आपके यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। जिस पीरियड में क्लास लोगे वो पीरियड का नंबर पड़ जाएगा। सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, तो सब्जेक्ट कौन कौन सा आपका है। फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिस कौन सी करनी है आपको, आप फिजिक्स पढ़ा सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो, जनरल साइंस पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जनरल साइंस। अब सब सब्जेक्ट क्या हो गया, जैसे मान लो अगर आपने सब्जेक्ट में जनरल साइंस लिखा, या तो आप बायो, या तो आप जूलॉजी पढ़ाओगे, या तो आप बॉटनी पढ़ाओगे, या तो आप जो है सॉरी आप या तो आप फिजिक्स पढ़ाओगे या तो आप केमिस्ट्री पढ़ाओगे। तो सब सब्जेक्ट में क्या हो गया, फिजिक्स या केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है तो सब सब्जेक्ट को आप छोड़ दोगे, यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, जैसे मान लो आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा रहे हो, अलजेब्रा पढ़ा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो, ठीक है, मेंसुरेशन पढ़ा रहे हो, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो वो उसके सब सब्जेक्ट हो जाएगा। नेम ऑफ स्किल, नेम ऑफ स्किल में क्या करेंगे, नेम ऑफ स्किल में लिख देंगे इंट्रोडक्टरी स्किल या प्रस्तावना कौशल। देखो इसमें एक चीज छूट रहा है बेटा, इसको भी इसको लिखना पड़ेगा, एक चीज इसमें मिस हो रहा है, उसको मैं लिख दूं यहाँ पे, मिस हो रहा है टॉपिक। ठीक है, टॉपिक, टॉपिक का मतलब आप आज कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हो, आप सेल पढ़ाने वाले हो, या आप जो है वाटर पढ़ाने वाले हो, आप एसिड बेस पढ़ाने वाले हो। ठीक है, आप क्या पढ़ाने वाले हो, जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो उस टॉपिक का नाम इसमें लिख लेते हैं। नेम ऑफ स्किल, स्किल का नाम क्या है आपका, इंट्रोडक्टरी स्किल या प्रस्तावना कौशल। यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रस्तावना कौशल या इंट्रोडक्टरी स्किल। ठीक है, तो ये आपका माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का फॉर्मेट का पहला पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम इनिशियल इंफॉर्मेशन लिखते हैं। और इनिशियल इंफॉर्मेशन ये वाली, अब जितने भी स्किल आप पढ़ाओगे हर स्किल में ऐसे ही रहेगी। हर स्किल में आपको डेट, क्लास, टाइम, पीरियड, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक का नाम और नेम ऑफ स्किल कॉपी में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद फॉर्मेट में क्या लिखोगे, कंपोनेंट्स लिखोगे। तो जो 8 कंपोनेंट्स हमने अभी वहां बताए हैं, उन कंपोनेंट्स को यहाँ पे सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर लोगे। कौन से वाले कंपोनेंट्स, जो ये वाले कंपोनेंट्स थे, है ना, ये जो कंपोनेंट थे, क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स, रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज, ये जो कंपोनेंट्स थे, ये सारे कंपोनेंट्स हम यहाँ पे लाइन से लिख देंगे कॉपी में अपने, घटक 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जब घटक लिख लेंगे बेटा, तो घटक को लिखने के बाद जो अगला यहाँ पे अगला जो टेबल यहाँ बनेगा, वो टेबल बनेगा, अगली जो हेडिंग होगी वो हेडिंग होगी प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो अगली हेडिंग क्या बन जाएगी, प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। अब बेटा प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन में इस तरह का एक टेबल बना लेंगे। आपके स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा आपको, इस तरह का एक आप टेबल बना लेंगे, और इस टेबल में इस तरह का टेबल बना लेंगे। तो आप देखो इस टेबल में पहला कॉलम क्या है, सीरियल नंबर का, जिसमें आप प्रश्नों के सीरियल नंबर लिखेंगे। हो सकता है आपके 3 प्रश्न हो सकता है 5 प्रश्न हो, कभी कभी 5 प्रश्न से अधिक भी आप बना सकते हो। अगर लगता है कि 5 प्रश्न में काम नहीं चल रहा है तब अधिक क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन आइडियल 3 to 5 क्वेश्चंस का सिस्टम ही चलता है, तो इसका भी हमें ध्यान देना होगा। अब देखो जो यहाँ पे अगली हेडिंग आ रही है टेबल में, प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट्स, छात्राध्यापक कथन, इसको हिंदी में कहते हैं। तो आप हिंदी में अगर लिखना प्लान बनाना तो लिखना छात्राध्यापक कथन, और अगर इंग्लिश में बनाना तो लिखना आप प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट्स। तो पीपल टीचर स्टेटमेंट्स में क्या है,
हम उन प्रश्नों को बारी बारी लिखेंगे जो प्रश्न हम बच्चों से पूछने वाले हैं। जैसे नंबर 1 है तो पहला प्रश्न, नंबर 2 पे दूसरा प्रश्न, नंबर 3 पे तीसरा, नंबर 4 पे चौथा, नंबर 5 पे पांचवा प्रश्न आप पूछ सकते हो, है ना। 3 प्रश्न भी काम चल जाए तो कोई जरूरत नहीं चौथा पांचवा पूछने की। अब छात्र अनुक्रिया, छात्र अनुक्रिया में क्या लिखोगे? जैसे मान लो हमने पहला प्रश्न पूछा, हमने पहला प्रश्न क्या पूछा था अभी कुछ देर पहले, भूख लगने पर क्या करते हो? तो आप सोचो कि बच्चे इसका आंसर क्या दे सकते हैं। तो जब किसी से पूछेंगे भूख लगने पे आप क्या करते हो, तो बच्चा यही बोलेगा खाना खाते हैं। ठीक है, तो आप जो उनके प्रपोज्ड आंसर सोच रहे हो उस आंसर को छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक, और अब फिर मैंने बताया था ना, जो पहला आंसर लिखेंगे उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए। हमने चीजें आपको बताई थी। तो उसी तरह से यहाँ पे इसको बेटा कोरिलेट करने का काम करेंगे। ठीक है, अब बात आती है घटक की। अब जैसे मान लो पहला आपने प्रश्न बनाया, तो पहले प्रश्न में आपने किन किन कंपोनेंट्स को पूरा किया, जो आपको क्या लगता है जब इस पूरे टेबल को आप बना लेंगे तब घटक का नंबर दिखना शुरू करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 8 कंपोनेंट यहाँ पे लिखे हैं लाइन से, ठीक है, तो किस नंबर का कंपोनेंट पहले प्रश्न में पूरा हो रहा है। मान लो अगर पहले प्रश्न में हमारा 7वां और 8वां कंपोनेंट पूरा हो रहा है, हम बड़े ही एनर्जाइज हैं और बड़े ही अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। और मान लो हमारा पहला कंपोनेंट भी पूरा हो, जब हमने प्रश्न बनाया और प्रश्न हमने कैसा बनाया है, पूर्व ज्ञान से बनाया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 1 7 8। इसका मतलब हुआ कि जो आपने पहला प्रश्न बनाया उस पहले प्रश्न को बनाते समय आपने क्या ध्यान दिया, घटक नंबर 1 का ध्यान दिया, घटक नंबर 7 का ध्यान दिया, घटक नंबर 8 का ध्यान दिया। ठीक है, तो ये बेटा प्रेजेंटेशन का टेबल है, जिस टेबल को हम इस तरह से बनाते हैं। इसमें करते क्या है, सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर लिखने के बाद हम प्रश्नों को लिख लेते हैं। फिर हम यहाँ पे स्टूडेंट रिस्पॉन्स करते हैं। फिर हम यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करते हैं, हम कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन का पार्ट पूरा हो जाएगा। ये बेटा हम केवल अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आप लेसन प्लान की कॉपी कैसे तैयार करोगे। ठीक है, तो ये आपका तो ये हो गया पार्ट। अब इसमें दूसरा पार्ट, दूसरी इसमें हेडिंग बनती है, उस हेडिंग का नाम है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य कथन। इस टेबल के बाद अगली हेडिंग क्या डालेंगे, उद्देश्य कथन या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब जैसे मान लो बच्चे ने तीसरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दिया है। मान लो आप कोशिका पढ़ाने जा रहे थे और तीसरे प्रश्न का उत्तर या पांचवें प्रश्न का उत्तर या अंतिम प्रश्न का उत्तर बच्चे ने कहा कोशिका, तो इसके बाद आप स्टेटमेंट देते हो, आप कहते हो कि आज हम कोशिका का गहन अध्ययन करेंगे, या आप लिखते हैं वी शैल डीप स्टडी अबाउट सेल। ठीक है, तो उस टेबल के नीचे हम क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे, इसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य कथन। और उद्देश्य कथन का लाइन मैं एकदम लिख दे रहा हूं, केवल आपको यहाँ पे टॉपिक का नाम भरना है। आप सीधे सीधे लिखेंगे आज हम कोशिका का गहन अध्ययन करेंगे हिंदी में, इंग्लिश में लिखेंगे वी शैल डीप स्टडी अबाउट सेल। ठीक है, तो आप केवल डैश 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 में आप टॉपिक का नाम अपने फिल कर देंगे। तो यहां तक आपका काम आधा पूरा हो गया। अब बात आती है बेटा ऑब्जर्वेशन और इवेल्युएशन। ऑब्जर्वेशन इवेल्युएशन में क्या करेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन की हेडिंग डालेंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, अवलोकन या निरीक्षण की हेडिंग डाल लेंगे हिंदी में, और अंग्रेजी वाले क्या लिख लेंगे, ऑब्जर्वेशन या अवलोकन या निरीक्षण की हेडिंग डाल लेंगे। फिर एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में सीरियल नंबर 1 से 8 लिख लेंगे, और कंपोनेंट्स वाले में वही 8 कंपोनेंट यहां फिर से लिख लेंगे। जो 8 कंपोनेंट हमने ऊपर लिखा था, घटक 1 2 3 4 5 6 7 8, वही घटक हम यहाँ पर भी लिख लेंगे। और यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे घटक। घटक के बाद लिखेंगे हाँ नहीं या एस नो। एस नो क्या बताएगा, जब आप पढ़ा रहे हो और उस समय जो ऑब्जर्वर है वो क्या करेगा, आपकी कॉपी पे ये मार्क कर लेगा कि आप पढ़ाते समय किन किन घटकों का प्रयोग आपने किया। आपने पहले घटक का प्रयोग किया कि नहीं, दूसरे का किया कि नहीं, तीसरे का किया कि नहीं, चौथा घटक, पांचवा घटक, छठवां घटक, सातवां घटक, आठवां घटक, इन घटकों का आपने यूज किया कि नहीं किया। ये यहाँ पे एस नो में मार्क कर लेगा वो। टैली साइन क्या बताता है, टैली साइन का मतलब होता है बेटा निशान लगाना। ठीक है ना, टैली शाइन में हम करते क्या है, टैली शाइन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ टैली शाइन में क्या करते हैं। टैली शाइन में बेटा हम करते ये हैं, टैली शाइन में
एक्चुअल होता क्या है कि हम यहाँ पे लाइन खींचते हैं। टेलीशाइन में हम आपको बताएं, टेलीशाइन के लिए ड्रा ले, देखो टेलीशाइन में हम जैसे मान लिया घटक नंबर 1 हमने एक बार इस्तेमाल किया तो हम यहाँ एक खड़ी लकीर खींच लेते हैं। अब मान लो घटक नंबर 2 को हमने दूसरे प्रश्न में यूज किया है, मान लो पहले दूसरे प्रश्न में यूज किया है तो हम यहाँ दो निशान लगा लेते हैं। तीसरी बार अगर हमने की 3 बार अगर हमने यूज किया तो 3 निशान, 4 बार यूज किया तो 4 निशान, और मान लो अगर हमने 5 बार यूज किया है तो हम इसको ऐसे काट देते हैं, तो इसको हम 5 पढ़ते हैं। फिर मान लो छठा बार निशान लगा रहे थे, यहाँ पे एक लाइन और खींच ली। तो हम यहाँ देखने का प्रयास ये करते हैं बेटा कि हम सारे कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट ए को हमने यूज किया कि नहीं, हाँ अगर हमने यूज किया तो कितनी बार यूज किया। अगर हमने कंपोनेंट 5 को यूज किया, अगर आंसर यस आता है तो कितनी बार यूज किया, इसको टेबुलेट करना, इसको मार्क करने का काम ही हम ऑब्जर्वेशन टेबल में करते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद जो अगला टेबल आता है उस टेबल को हम कहते हैं, यहाँ पे इवेल्युएशन टेबल। तो अगला टेबल कॉपी में कौन सा बनाएंगे आप, इवेल्युएशन टेबल बनाएंगे। इवेल्युएशन टेबल की डिजाइन आपकी स्क्रीन में मैंने आपको बताई है। इवेल्युएशन टेबल में आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पॉइंट कर लेते हैं, और पॉइंट करने के बाद फिर वही 8 कंपोनेंट यहाँ पे लाइन से लिख लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे लेवल का मतलब होता है कि आपकी क्वालिटी, आपने अगर कंपोनेंट 1 का प्रयोग किया तो आपने अगर बहुत ही खराब प्रयोग किया तो आपको 1 नंबर मिलता है। अगर आपने अच्छा प्रयोग किया तो आपको 2 नंबर मिलता है। अगर आप बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं तो 3 नंबर मिलता है। तो ये जो बेटा ये हम लोग यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो 3 लेवल हम यूज कर रहे हैं, 3 लेवल का यूज कर रहे हैं। आप 5 लेवल 7 लेवल भी आप इवेल्युएशन कर सकते हो। 3 लेवल इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, पहला होता है पुअर, या दूसरा होता है एवरेज, ठीक है, और जो थर्ड होता है वो होता है बेस्ट, ठीक है। खराब, संतोषजनक, अच्छा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, वीक, सेटिस्फैक्टरी, गुड। तो हम क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट्स में आपका लेबल क्या था, आपने कितने अच्छा प्रदर्शन किया। आपने खराब प्रदर्शन किया तो आपको एक एक नंबर मिल जाएगा। अगर आपका प्रदर्शन एवरेज था तो आपको दो दो नंबर मिल जाएगा, और आपका प्रदर्शन आपने अच्छा किया तो आपको कंपोनेंट्स में 3 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से इवेलुएट हो जाता है कि आपने अपनी माइक्रो टीचिंग में जो आपने क्वेश्चंस पूछे उस क्वेश्चंस में कंपोनेंट्स का यूज आपने किस लेवल तक किया। और जो अंतिम काम है बेटा इस कॉपी पे, अंतिम काम होता है पीयर सिग्नेचर और सुपरवाइजर सिग्नेचर, ठीक है। अब जो इवोल्यूशन टेबल है, इवोल्यूशन टेबल के नीचे हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं पीयर सिग्नेचर और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीयर सिग्नेचर, और एक लेफ्ट साइड में और दूसरी साइड में लिखेंगे पर सुपरवाइजर सिग्नेचर। हिंदी वाले लिखेंगे साथी के हस्ताक्षर, इधर लिख लेंगे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। लेकिन इस हस्ताक्षर के ऊपर बेटा थोड़ा सा गैप हम छोड़ देंगे 4-5 लाइन का, और यहाँ पे लिख लेंगे कमेंट्स, यहाँ पे कमेंट्स लिख लेंगे, ठीक है ना। ये कमेंट्स क्यों लिखेंगे, कमेंट्स का मतलब अगर मान लो आपका ऑब्जर्वर कुछ और कमेंट देना चाहता है, कुछ और चीजें बताना चाहता है घटक के अलावा, तो यहाँ पे वो लाइन से कमेंट लिख सकता है। उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद फिर हम यहाँ पे पीयर सिग्नेचर और सुपरवाइजर सिग्नेचर कर लेते हैं। ये तो था पूरा पूरा इंट्रोडक्टरी स्किल का फॉर्मेट, हम इसे कॉपी पे कैसे लिखें, ठीक है। तो ये हमने अभी आपको क्या बताया, इंट्रोडक्टरी स्किल क्या है, और इंट्रोडक्टरी स्किल में आपको कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है, ये हमने सारी बातें आपको बताई, एक एक बारीकियां इसकी बताई। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो।